तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का क्या अंडरस्टैंडिंग इंडिया बैक पेपर। देखिए, सबसे पहले आरयू यानी कि रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, इन दोनों का सिलेबस 100% 100% सेम है। ठीक है, पूरा सिलेबस दोनों का सेम है, यानी कि जो रांची में पढ़ना है वही एनपीयू का। तो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी 24 से 28 सेशन का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है 24 से 28 सेशन का एग्ज़ाम हो चुका है। तो बैक पेपर का हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। ठीक है, आपको मालूम है बैक पेपर आपका जो है 50 अंडरस्टैंडिंग इंडिया रहता है सबको, और 50 रहता है ग्लोबल सिटीजनशिप पढ़िए चाहे योगा एजुकेशन। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे ये दोनों को, पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है अंडरस्टैंडिंग इंडिया से। अच्छा, हम लोग एकदम लास्ट से शुरू करें। यहाँ पे ना मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके अंडरस्टैंडिंग इंडिया से वह सौरमंडल से हैं, इसमें सौरमंडल से पूछे गए थे। ठीक है, तो हमारा 33 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य क्या प्रतिनिधि थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य क्या प्रतिनिधि थे। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे पूछना चाहिए कि वे किस प्रकार से प्रतिनिधि बने। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन है कि वेर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव्स। यस, तो वो रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, किसके, तो विभिन्न प्रांतों के व्यवस्थापकों द्वारा निर्वाचित एक देशी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत। आप बोलिएगा यार मुझे कुछ समझ नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन टफ है, इसका मतलब मैं एक अनुमान लगा दिया आपको। ठीक है, अनुमान लगाने के लिए अंतिम प्रश्न पे ले गया था 33वां प्रश्न, हालांकि 50 प्रश्न है अंडरस्टैंडिंग इंडिया के। अब चलिए हम लोग शुरू से करते हैं, तो आपको ध्यान दे के सुनना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि समझ में भी नहीं आएगा कुछ कुछ। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह। ठीक है, तो बताना है कि निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है। देखिए, सबसे तेज हवा की बात करें तो नेपच्यून ग्रह में सबसे तेज हवा चलता है। कहाँ पे, नेपच्यून। इसको हम लोग वरुण बोलते हैं। पहले मैं एक बार आपको सौरमंडल पढ़ा देता हूँ क्योंकि सौरमंडल से लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए हैं। पहला आता है हमारा बुध। ठीक है, दूसरा कौन है, बुध के बाद शुक्र। ठीक, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, बुध शुक्र। तीसरा कौन है, हमारा पृथ्वी है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। बुध शुक्र पृथ्वी। उसके बाद कौन आता है, मंगल। चौथा कौन है, मंगल, जिसको इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। पांचवा आता है मंगल के बाद बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। ठीक है, छठा कौन आता है, बृहस्पति के बाद आता है शनि, जिसको इंग्लिश में अस्टर्न बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अरुण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस, और अंतिम में आता है नेपच्यून, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेपच्यून और हिंदी में बोलते हैं वरुण। ठीक है, तो ये 8 ग्रह हैं, समझ गए। और एक ग्रह था यम, जिसको प्लूटो बोला जाता था, उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, समझ गए। तो ये 8 ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये हमारा सन है, सन सूरज, जो ग्रह सब है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, समझ गए। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि कुइपर बेल्ट की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक वलय है, किसके ऊपर। तो देखिए, अगर पूछे क्षुद्र ग्रह का तब बृहस्पति होगा, लेकिन चट्टान और बर्फ ये सब पूछे तो नेपच्यून होगा राइट आंसर। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है, चट्टान, धूलकण, पिंड, ये सब नेपच्यून के हैं। वहीं क्षुद्र ग्रह पूछता तो हमारा बृहस्पति होता। अगला है हमारा यहाँ पे, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है उसको बोलते हैं हम लोग बुध। ठीक है, बुध। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को कितना दिन लगता है। तो बुध जो है इसको 88 दिन लगता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर बुध ही लगाता है, बुध सबसे पहले, क्योंकि सबसे सामने है बुध ना। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लेट करता है वरुण यानी कि नेपच्यून। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न,
ये पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह मतलब सैटेलाइट, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उस तरह से बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। किसका किसका? बुध का भी एक भी नहीं है और शुक्र का भी एक भी नहीं है, शुक्र ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन बुध और शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, अपना सैटेलाइट नहीं है। वहीं सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो बृहस्पति का है। कितना? 79 सैटेलाइट, 79 उपग्रह। चंद्रमा वहाँ पे 79 को चंद्रमा उगता है। कहाँ पे? बृहस्पति में। हमारे यहाँ पे उगता तो लगता है कि दिन रात अंतरे नहीं समझ पाते ना। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो देखिए बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। किसमें? बुध में। 7वां प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा गहन या पृथ्वी का बहिन, ठीक है, बहन या भैगनी किसको बोला जाता है? शुक्र ग्रह को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। आगे देख लेते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न है, लूसीफर किस ग्रह का अन्य नाम है। तो देखिए हम लोग जो है शुक्र ग्रह को लूसीफर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लूसीफर। ठीक है, और इंग्लिश में इसको वीनस बोलते हैं। 9 नंबर का प्रश्न क्या है? 9 नंबर पे पूछा क्या गया है, एक मिनट यार, हाँ, क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है। तो शुक्र ग्रह जो है हमारा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें क्या पूछा गया है। आज मैं ना मोबाइल से बना रहा हूँ, बिकॉज यार लैपटॉप से बनाता बहुत अच्छा होता है, लेकिन ना अपना रूम प्लास्टर किया हूँ तो लैपटॉप किसी दूसरे रूम में रखा है। ठीक है, जिस कारण मुझे ये वीडियो मोबाइल से बनाना पड़ रहा है। अगला है, किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। तो भोर का तारा जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, और हम लोग देखते भी हैं कि भोर भोर में भी ये काफ़ी ज़्यादा चमकीला रहता है। ठीक है, हालांकि ध्रुव तारा भी मतलब हम लोग देख नहीं पाएंगे, ध्रुव तारा को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारा ऐप आ गया है प्ले स्टोर में। अगर आप ज्ञान सागर सर्च कीजिएगा तो ऐप आपको मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा। अगला है शुभ, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो मैंने बताया था कि बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, यानी कि 0 हो जाएगा, 0, नील बटा सन्नाटा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन उपचंद्रमा है। गैलीलियन मतलब गैलीलियो एक वैज्ञानिक था, उन्हीं ने खोजा है। ठीक है, जिसे 1610 ईस्वी में इटालियन होगा, इटली एक देश है, इटली की राजधानी रोम है, वहीं के निवासी थे गैलीलियो। ठीक है, तो गैलीलियो एस्ट्रोनॉट्स थे, खगोल शास्त्री थे, और उन्हें ने ही खोजा था इसको। दूरबीन का भी खोज गैलीलियो ने किया, और ये एक उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम है गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड, इस उपग्रह को भी किसने खोजा है? गैलीलियो ने। दूरबीन का खोज किया गैलीलियो ने, इसके अलावा गैनीमेड उपग्रह का भी खोज किया है, और भी कई सारे उपग्रह के खोज किए थे। प्रश्न संख्या 13, इसमें क्या पूछा गया है कि गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए गैनीमेड यह बुध से बड़ा है, बिल्कुल सही है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, बिल्कुल सही है। और यह एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से जाना जाता है, ये भी सही है। और यह बृहस्पति का है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन यह शनि के चारों ओर घूमता है, बिल्कुल गलत। ठीक है, यह बृहस्पति का है भाई, शनि का नहीं। अगला है 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर है, बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो अभी मैंने बताया है 79, 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के पास। अगला है हमारा, देख रहे हैं खाली सौरमंडल से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैसों के रूप में जाना जाता है। तो देखिए विशाल गैस का जो ग्रह हम लोग बोलते हैं किसको, तो विशाल गैस का ग्रह पृथ्वी नहीं, बृहस्पति होगा, जुपिटर।
जुपिटर जो है पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, ठीक है, सबसे भारी ग्रह भी है, ठीक है। अगला है हमारा यूरोपा, किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा जो है एक उपग्रह है, हमारा जैसा चंद्रमा है उसी तरह से एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, किसका? बृहस्पति का, ठीक है। अगला है 17 नंबर प्रश्न, किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से दोगुने बड़े घूमते हुए ग्रेट स्पॉट नामकरण अंडाकार देखे गए हैं? मतलब कि उस ग्रह के सामने 300 वर्षों से भी पहले तक मतलब एक बादल जैसा है, ठीक है, अंडाकार बादल घूम रहा है, किस ग्रह के? तो बृहस्पति ग्रह के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। दरअसल ना मैं आज खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मतलब घर जब बनता है ना तो प्लास्टर वगैरह होता है, फिर रूम वगैरह खुला रहता है, दरवाज़ा वगैरह तो थोड़ा अजीब लगता है ना, इसीलिए मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। 18 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि, अभी मैंने क्या बताया था? सब मंगल, फिर बृहस्पति, उसके बाद शनि, तो बीच में कौन आया? बृहस्पति, ठीक है। तो मंगल और शनि के बीच में आता है बृहस्पति, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न, इसमें पूछा गया है निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन चेंज, 18 क्वेश्चन आया था सोलर सिस्टम से, सौरमंडल से, अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है। पूछा गया है निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है। 20वां प्रश्न, इसमें पूछा गया है योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया? द आइडिया ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट वाज फर्स्ट एक्सप्रेस्ड बाय विच? तो ये एक अंग्रेज थे और इनका नाम था लॉर्ड मैकाले। इन्होंने एक समिति बैठाया, एक कमेटी बैठाया और इन्होंने बोला कि जो योग्य व्यक्ति रहेगा उसी को सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है, वंश के आधार पे नहीं। और आपको मालूम है भारत में वंशानुगत परंपरा चलती थी, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में, जब भारत ब्रिटिश शासनकाल में था, ठीक है, उस टाइम पे बनाए गए कौन सा अधिनियम निरपेक्ष अधिनियम, ठीक है, यानी कि डिवोल्यूशन रूल के नाम से जाना जाता है। तो किस अधिनियम को डिवोल्यूशन रूल के नाम से जाना जाता है? डिवोल्यूशन रूल के नाम से हम लोग जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ठीक है, 1919 को जाना जाता है, 1919 को। 22वां प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें नहीं थे? तो संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जब भी बात किया जाएगा तो जितना भी बचा हुआ खुचा हुआ जितना भी पावर है वह सब गवर्नर जनरल को जाता है, ठीक है, गवर्नर जनरल। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला है हमारा यहाँ पे गवर्नर जनरल, गवर्नर मतलब राज्यपाल, ठीक है। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मुख्यतया किस पर आधारित थी? तो यह जो है किस पर आधारित है? यह पार्लियामेंट सुधार होगा या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या नेहरू रिपोर्ट? ये जो है आपका, इसको मैं नहीं बता पा रहा हूँ, इसमें आपका पार्लियामेंट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नेहरू रिपोर्ट, इसमें आप मार दीजिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया है निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है, इलेक्शन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत यह व्यवस्था की गई कि सांप्रदायिक निर्वाचन किया जाएगा, ओके। फिर आगे देख लेते हैं हमारा 25वां प्रश्न और इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन 1946 से 47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? तो इसको नाम बहुत कोई सुने, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान इसका राइट आंसर हो जाएंगे।
देखिए यह क्लास बहुत बोरिंग रहा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे खुद बोरिंग लगा है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम आपका क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक करवा देंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और जल्दी हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है।